दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कोई खिचड़ी पके उससे पहले ही क्या बीजेपी का बीपी हाई हो गया है। इतना कि ईडी ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार में कुछ बड़ा हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार से जो संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, वो किसी भी हाल में मोदी जी के लिए तो अच्छे नहीं है, क्योंकि मोदी जी की राजनीतिक सेहत नीतीश कुमार पर निर्भर है। और नीतीश कुमार की राजनीतिक सेहत किस पर निर्भर है, ये तो खैर नीतीश कुमार ही जानते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है, या फिर ये कह लें कि पिछले 48 घंटे बिहार में जो संकेत दिए हैं बिहार की राजनीति ने, वो ये दिए हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी के लिए ये अच्छे तो नहीं है। तो दो तीन चीजें पिछले 48 घंटों में हुई है बिहार में, जो बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले ये खबर आपने न्यूज चैनल पर भी देखी होगी। आलोक मेहता आरजेडी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, खांटी समाजवादी नेता हैं। मतलब लालू यादव की पार्टी के तो है ही, लेकिन माना जाता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम भी आलोक मेहता कर सकते हैं। आलोक मेहता उन नेताओं में से हैं जिनके लिए विचार किया जा रहा था कि आरजेडी का प्रदेश का जो कामकाज है वही संभालें। आलोक मेहता उन लोगों में से हैं दोस्तों जिनके लिए कहा जा रहा था कि भले ही आरजेडी के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार को अगर फोन करेंगे तो नीतीश कुमार उनसे जरूर बात करेंगे। मतलब पुराने नेताओं में से, बिहार की राजनीति को पुराने दौर से समझते हुए। लेकिन अचानक दोस्तों आलोक मेहता के 18 ठिकानों में ईडी ने धावा बोल दिया और ईडी ने 18 ठिकानों पर 85 करोड़ के लोन फ्रॉड के केस में तलाशी शुरू कर दी। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ईडी हाल के सालों में कहां कहां सक्रिय हुई है, कब कब सक्रिय है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में जब जब इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, ईडी ने अपना धावा बोल दिया। झारखंड में जब हेमंत सोरेन के मजबूत होने की खबरें आई, झारखंड में जब ये पता चला कि हेमंत सोरेन चुनाव में बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं, उनको ईडी ने उन पर धावा बोल दिया। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के साथ क्या किया, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाल के सालों में ईडी ने जितने भी राजनीतिक केसेस किए, एक भी केस कोर्ट में जाकर टिका नहीं, एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। और तो और, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का केस हो, चाहे वो हेमंत सोरेन का केस हो, लगभग जितने भी बड़े केसेस थे सब में ईडी को जबरदस्त तरीके से कोर्ट से फटकार लगी। राइट, अरविंद केजरीवाल का केस और मनीष सिसोदिया का केस तो खैर उसका जीता जागता प्रमाण है। लेकिन ईडी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा हुआ है। बड़ा ये हुआ है दोस्तों कि चिराग पासवान के चाचा, जी हाँ, चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, जिनके लिए माना जा रहा था कि अमित शाह से इन दिनों नाराज चल रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने उनको भाव नहीं दिया। और अमित शाह ने चुनाव से पहले ये देखा, लोकसभा चुनाव से पहले, कि चिराग पासवान को साथ रखना ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा। तो पहले चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए अमित शाह ने पशुपति पारस का इस्तेमाल किया। उसके बाद पशुपति पारस को कमजोर करने के लिए अब चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो पशुपति पारस जो बीजेपी से खुन्नस खाए हुए हैं, वो पशुपति पारस न्योता दे चुके हैं किसे? नीतीश कुमार और लालू यादव को चूड़ा भोज का। दोस्तों, मकर संक्रांति वैसे तो देश के हर राज्य में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे पहाड़ में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में ही मनाया जाता है, वैसे बिहार में भी मनाया जाता है। दही चूड़े का भोज होता है और उस दिन खाना भी नहीं बनता, सबके घर में दही चूड़ा भोज होता है। दही चूड़ा भोज नेता भी अपने घरों में रखते हैं। और पशुपति पारस के लिए जानकारी निकल कर आई है कि दही चूड़ा भोज का उन्होंने कार्यक्रम रखा है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक देखिए जानकारी दे रहे हैं, क्या बिहार में खेला हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी। इसी घोषणा से डरे हैं साहेब और वजीर। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज पर खेले की संभावना और ईडी के छापों में आपस में कोई संबंध तो नहीं। पशुपति पारस के आवास पर होने वाले इस भोज का लालू नीतीश को भी आमंत्रण मिलने की खबरें हैं। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी एक विशेष समय पर हुई लगती है, क्योंकि आलोक मेहता के लालू नीतीश के बीच पुल बनने की खबरें आ रही थी। तो क्या उसी पुल को तोड़ने के लिए ईडी नामक बम का प्रयोग किया गया? क्या आप ईडी डराने का हथियार बन चुका है? क्योंकि जो डर गए वो शिंदे और अजीत पवार, और जो ना डरे वो संजय राउत और हेमंत सोरेन। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इधर देखिए इतना इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ, आलोक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी हो गई, फिर खबर आ गई पशुपति पारस ने न्योता दिया नीतीश को भी, लालू को भी। और उसी बीच लालू यादव ने नए साल में, देखिए 48 घंटों के अंदर की खबर है ये, नए साल में एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दिया कि नीतीश कुमार का स्वागत है, अगर वो आना चाहें तो एक बार फिर से उनका स्वागत है। याद कीजिए दोस्तों कि पिछले दिनों भी लालू यादव की तरफ से इस तरह का बयान आया था, तो तेजस्वी यादव ने बयान से किनारा कर लिया था, कहते हुए कि आप लोग पूछते रहते हैं तो वो क्या बोलेंगे, और दरवाजे सब बंद हो चुके हैं। बेटा कहता है दरवाजे बंद हो चुके हैं, पिता कहते हैं कि उनका स्वागत है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तेजस्वी यादव जो नहीं देख रहे हैं, लालू यादव वो देख रहे हैं। लालू यादव ये जानते हैं कि अगले 25 साल तेजस्वी यादव की राजनीति का उभार वाले हैं। ऑफ कोर्स राजनीति में तो हमारे देश में कभी भी
आपके दिन फिर सकते हैं, आपके दिन अच्छे आ सकते हैं, किसी का कभी भी नंबर लग जाता है हमारे देश में। लेकिन जो प्रैक्टिकली माना जा रहा है कि अगले 25 सालों में तेजस्वी यादव अपना पीक देख लेंगे और अपना लो भी देख लेंगे। अब अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर बिहार की राजनीति करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरह की, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिहार और यूपी जिस तरह के राज्य है ना, वहां पर आप विपक्ष में रहकर लंबे वक्त तक राजनीति नहीं कर सकते। आपको पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और बिना पैसे के तो हमारे यहाँ ना चुनाव लड़े जाते हैं ना पार्टी खड़ी होती है। तो पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी तेजस्वी यादव की अगर वो सत्ता में नहीं आए तो। ये बात लालू यादव बहुत अच्छे से जानते हैं और ये एक स्वर्णिम मौका है। लालू यादव इसीलिए बार बार नीतीश कुमार से को न्योता दे रहे हैं। उसी बीच खबर आ गई कि पशुपति पारस ने 15 जनवरी को अपने घर में चूड़ा भोज का जो निमंत्रण दिया है वो नीतीश कुमार को भी दिया है, लालू यादव को भी दिया है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि आलोक मेहता भी आएंगे। अब आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। लेकिन ऐसी किसी भी तस्वीर को लेकर बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है। बीजेपी जानती है कि जब भी नीतीश कुमार चुप हो जाते हैं, नीतीश कुमार के नाराजगी की खबरें आती है, उसको बहुत महंगा पड़ता है। खामखा अमित शाह पटना जाने वाले थे, उनको अपना पटना जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, अमित शाह को बैकफुट में आना पड़ा, फिर तमाम मान मनौवल करनी पड़ी नीतीश कुमार की। बड़े बड़े नेताओं को उनके समर्थन में बयान देने पड़ गए, भारत रत्न देने तक की मांग कर दी गिरिराज सिंह ने। सोचिए, बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बिहार में अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हमारी अपनी सरकार बनेगी। फिर नीतीश कुमार नाराज होते हैं। मतलब बीजेपी नीतीश कुमार को टाइट करती है, नीतीश कुमार बीजेपी को टाइट करते रहते हैं। ये प्रेशर की पॉलिटिक्स जो है, नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के साथ खेल रहे हैं, जो बीजेपी झेल रही है, क्योंकि बीजेपी के पास नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है। आज अगर बीजेपी अकेले चुनाव में उतर जाए बिहार में, आज चाहे नवंबर में, उसकी हैसियत नहीं कि वो सत्ता में लौटे, क्योंकि बिहार का वोट एकदम क्लियर है। जब तक नीतीश कुमार है उनके पास उनका जो 16% के आसपास का वोट माना जाता है, 16% का वोट कोर उनके पास है, उनका अपना कुर्मी वोट, उनका अपना महादलित वोट। और ये वोट जब आरजेडी के साथ मिल जाता है तो आरजेडी सत्ता में आ सकती है, और यही वोट जब बीजेपी के साथ मिल जाता है तो बीजेपी सत्ता में आ सकती है। यही करिश्मा है नीतीश कुमार का, इसलिए बीजेपी उन्हें लगातार झेल रही है। लेकिन यहां सवाल बीजेपी का नहीं है दोस्तों, सवाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार आखिर बीजेपी को क्यों झेलेंगे तब जब अपने सामने वो एकनाथ शिंदे का ये हश्र होते देख रहे हैं। सब जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है। शरद पवार के लिए जानकारी निकल कर आई है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं कि सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। सुनने में आ रहा है कि अजित पवार और शरद पवार फिर एक हो सकते हैं, चाचा भतीजा फिर एक हो सकते हैं। दिखाने के लिए कहा जा सकता है कि शरद पवार की उम्र हो गई, शरद पवार नहीं जाएंगे। वैसे भी उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब उनके लिए बीजेपी के साथ पूरी पॉलिटिक्स उन्होंने बीजेपी के विरोध में की। कहने वाले हमेशा कहते रहे कि बीजेपी के साथ उन्होंने मीटिंग्स की, सरकार बनाने की प्लानिंग की, लेकिन गए तो नहीं ना कभी। तो अब उम्र के इस पड़ाव में वो बीजेपी के साथ जाके क्या करेंगे। लेकिन पार्टी का तो विलय हो सकता है, दोनों पार्टियां एक हो सकती है। उसके लिए शरद पवार लॉबिंग कर रहे हैं कि बेटी को केंद्रीय मंत्री बना दे। अजित पवार तो डिप्टी सीएम है ही। सुनने में तो ये भी आ रहा है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे भी वापसी कर सकते हैं एनडीए में। हालांकि ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा, ये हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे एनडीए में जाएंगे और शरद पवार एनडीए में वापस जाएंगे तो कमजोर कौन होगा? एकनाथ शिंदे होंगे। एकनाथ शिंदे ने जो जीत के बाद बीमार होकर गांव गए और बीजेपी के साथ जो बार्गेन करी, आपको क्या लगता है बीजेपी भूल जाएगी वो? अगर शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद भी मिल गए और इधर जो शरद पवार की पार्टी के सांसद भी मिल गए तो केंद्र में मोदी जी की राजनीति मजबूत होगी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पर जो निर्भरता है बीजेपी की वो भी कम हो जाएगी। तो एकनाथ शिंदे को उनकी हैसियत बताने के लिए देखिए बीजेपी कितना बड़ा खेल कर रही है महाराष्ट्र में। तो ये सब नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं क्या? क्या उनको नहीं दिख रहा है कि उनकी राजनीति उम्र के इस पड़ाव में बीजेपी उनके साथ क्या कर सकती है? चुनाव से पहले भले ही ना करे, चुनाव के बाद कर सकती है। तो जो महाराष्ट्र मॉडल जिसको लेकर अमित शाह ने पूरा का पूरा बयान देकर नीतीश कुमार की नाराजगी मोड़ ली थी, अब वो महाराष्ट्र मॉडल तो अपने सामने नीतीश कुमार होता देख रहे हैं। क्या वो रिस्क लेंगे उम्र के इस पड़ाव में ऐसी खींचालेदर होते हुए, अपने सामने अपनी पार्टी को टूटते देख? बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने अगर पलटी मारने की कोशिश की तो उनकी पार्टी बीजेपी तोड़ देगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तोड़ सकती है बीजेपी, तो किसी की भी पार्टी भी तोड़ सकती है, अपने सामने हमने होते देखा है। लेकिन पार्टी तोड़ना और आपका अपना वोट बैंक आपसे छीन लेना, ये दो अलग चीजें होती है। आप विधायक छीन सकते हैं, आप सांसद छीन सकते हैं, लेकिन क्या आप वोट बैंक छीन सकते हैं? महाराष्ट्र का वोट अलग तरह से पड़ता है, दिल्ली का वोट अलग तरह से पड़ता है, बिहार का वोट अलग तरह से पड़ता है। बिहार का जो वोट है टोटल खालिस जात पर पड़ता है, खालिस जात पर। ऐसे में बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो चूड़ा भोज का निमंत्रण लालू यादव
का न्योता और आलोक मेहता के ठिकानों पर छापेमारी, इस सब की टाइमिंग बताती है कि नीतीश कुमार को रोकने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे ये उन पर निर्भर करता है। 15 जनवरी को अगर नीतीश कुमार और लालू यादव चूड़ा भोज में, पशुपति पारस की चूड़ा भोज में साथ दिखाई देते हैं तो ये इस बात के संकेत है कि बिहार में तय है कि कुछ बड़ा होगा। अब वो बड़ा किस लेवल पर होगा, कब होगा, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन बिहार में कुछ तो पक रहा है जो बीजेपी को जाहिर तौर पर स्वाद नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।